Hello and welcome. This is Current Affairs with Pooja Singh. Now today is 5 अगस्त. डिटेल से डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स क्या कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू विल डिस्कस. तो चलिए स्टार्ट करते डिस्कशन. सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे के बारे में. तो देखिए लेपर्ड डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया गया, लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है भारत के अंदर, उसे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे है वो इंडिया के अंदर स्ट्रेंथन करता है किस चीज़ को, कंजर्वेशन को. किसके कंजर्वेशन को? तो कंजर्वेशन ऑफ जो हमारे लेपर्ड्स हैं. तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि लेपर्ड का कंजर्वेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम हो चुकी है और ये एकदम से जो है ख़त्म होने वाले जानवर हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर हैं. तो भारत के अंदर अलग अलग स्केल पे इनको बचाने के लिए अलग अलग चीज़ें चलाई गई हैं. जैसे हम देखेंगे मिशन क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो स्टेट, जो मेघालय स्टेट है, वहाँ पे फ्लैगशिप एक प्रोग्राम के तौर पे इसके लॉन्च किया गया ताकि इन्हें बचाया जा सके. मिशन क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल को बचाने के लिए जो मतलब कम्युनिटी के साथ मिल करके इसे साइंटिफिक मतलब टूल्स के हेल्प से यहाँ पे जो लेपर्ड की संख्या उन्हें बढ़ाने के लिए ये अप्लाई किया गया मेघालय के क्षेत्र में. उसी तरह से भारत सरकार के द्वारा 14 जो है मेजर कंजर्वेशन आपके स्कीम्स और ये जो योजनाएं हैं और अन्य तरह की चीज़ें जो इसेंशियल है लेपर्ड्स को बचाने के लिए वो प्रायोरिटी लेवल पे किए जा रहे हैं. अब साथ ही साथ इसको बचाने के लिए जो IDWH स्कीम है वो लॉन्च किया गया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. तो इसमें जो है एक तरह का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करके जो लेपर्ड्स है उन्हें बचाने का ये एक प्रोग्राम है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेपर्ड्स को कैसे बचाया जा सके. साथ ही साथ हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किस तरीके से इनकी मॉनिटरिंग की जाती है. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है. तो अगेन मॉनिटरिंग करने के लिए वही कैमरास यूज़ किए जाते हैं जिसमें ट्रैप्स को काउंट किया जाता है. दूसरी तरह से जो जेनेटिक और इन्वामेंटल eDNA जो प्राप्त होता है, जैसे जब जानवर चलते हैं या अन्य चीज़ें करते, शिकार करते हैं या उनकी डेथ होती है, तो उस तरीके से DNA लेवल पे भी मॉनिटरिंग की जाती है. साथ ही साथ एम स्ट्रिप्स जो एप्लीकेशन है, स्मार्ट एप्लीकेशंस है, उससे पता चलता है मूवमेंट का, उससे पता चलता है उनकी जनसंख्या का, राइट, किस एरिया में किस टाइम पे वो मूव करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है हमें स्ट्रिप्स से पता चल जाती हैं. काउंटिंग होती है एक्चुअली स्ट्रिप्स की काउंटिंग से, उनका जो इमेजिंग किया जाता है उससे डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है कि कौन सा लेपर्ड है. जैसे कि अभी हम लोग बायोमेट्रिक्स करते हैं, तो बायोमेट्रिक्स में हर इंडिविजुअल आदमी का जो आइज़ है, आइज़ की जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है, हाथ का जो है, स्किन का जो फिंगरप्रिंट्स है वो डिफरेंट है. तो ले तो रहे हैं इमेज ही ना, बट है तो सब डिफरेंट. उसी तरह से जो ये स्ट्रिप्स है उससे मालूम चल जाता है कि कौन सा लेपर्ड जो है वो मान लीजिए कोई 1 लेपर्ड है तो दूसरा लेपर्ड जो है मान लीजिए 2 लेपर्ड है, तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो ये यहाँ से मालूम चल जाता है. नाउ साइड बाय साइड हम यहाँ पे देखेंगे जो क्लाउडेड आपके लेपर्ड्स की हम बात कर रहे हैं. तो देखो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ना इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये डे सेलिब्रेट करना 2018 से. तो 2018 से जो है ये स्टार्ट किया गया, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे मनाना 2018 से स्टार्ट किया गया है. 4 अगस्त जो है वो एज हम क्लाउडेड लेपर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं. कैट फैमिलीज़ में आते हैं, बहुत पुराने कैट फैमिलीज़ ग्रुप्स के ये प्रजाति हैं जो अभी तक जीवित हैं. IUCN की रेड लिस्ट में हैं, 2008 से हैं. बहुत सारे देश में तो ये ख़त्म हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके, जैसे सिंगापुर, ताइवान वगैरह में ये ख़त्म हो चुके हैं, राइट. भारत में इनकी संख्या जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है. बचाने के लिए डिफरेंट लेवल पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन्स है वहाँ पे स्पेसिफिकली किया जा रहा है. जैसे अभी हमने मेघालय का देखा, उसी तरह से त्रिपुरा में वहाँ पे तो मतलब एक तरह से क्लाउडेड लेपर्ड के लिए जो है पार्क, जो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वो डेडिकेट कर दिए गए हैं ताकि उनको जो है अच्छे से कंजर्व किया जा सके वहाँ पे. तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स में. चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है इंडियाज़ क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन वाज
एक्शन प्लान वॉज रिलीज ड्यूरिंग विच मीटिंग, तो कौन से मीटिंग हुई, कितने नंबर की मीटिंग है, याद रखना है 91 स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, ठीक है। नेशनल लेवल पे हम जो जो हमारे लेपर्ड्स हैं उन्हें बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2020 में ना एक महामारी आई थी, ह्यूमन के बीच में तो थी कोविड वाली, लेकिन साथ में जो है जो एनिमल्स है, स्पेसिफिकली जो पिग है ना, तो पिग के लिए एक बहुत ही खतरनाक डेडलेंट, एक तरह से बहुत डेडली अफेक्ट करने वाला जो है अफ्रीकन स्वान फीवर जो है स्प्रेड हुआ था वाइल्ड पिग में। डोमेस्टिक एनिमल्स इससे प्रभावित हुए थे, वर्ल्ड वाइड प्रभावित हुए थे। इसमें जो डेथ रेट थी अप्रॉक्सीमेटली 100% थी। काफ़ी ज़्यादा सोशियो इकोनॉमी लॉस होता था उसके कारण। ग्लोबली जो पिग की फार्मिंग है वो प्रभावित हुई। भारत के अंदर 2020 में ये स्प्रेड किया, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा ये वहाँ पे पिग फार्मिंग को प्रभावित किया। जनसंख्या बहुत घट गई जिससे काफ़ी इकोनॉमी लॉस हुआ। तो उस टाइम पे इस बीमारी को रोकने के लिए, इस वायरस को, अफ्रीकन स्वान फीवर को रोकने के लिए एनिमल्स में कुछ था नहीं। ये एनिमल्स टू एनिमल्स ही ट्रांस बाउंड्री फैल रहे थे। कुछ मेडिसिन नहीं थी, कुछ वैक्सीन नहीं थी। बाद में जो हमारी ICR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हमारी रिसर्च है वो एनिमल्स को लेकर के, जो सिक्योरिटी डिजीज़ को लेकर के रिसर्च करती है, दैट इज़ NIHSAD, समझ गए। ICR के साथ मिलकर के ये बॉडी, देखो ICR तो है ही, ICAR तो है ही, प्लस उसके साथ हमारी जो NIHSAD जो बॉडी है, दैट इज़ एन, आपकी कौन सी फुल फॉर्म में रखना, नेशनल, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़, ठीक है। तो ये एक अलग से बॉडी है। ICR के साथ मिल करके ये बॉडी जो है फर्स्ट डेवलप्ड की है मेडिसिन। ये एक जो है इंडिजिनसली मेडिसिन है, MH04 सेल लाइन बेस्ड। ये आपकी अफ्रीकन स्वान फीवर के लिए जो पिग है उनको वैक्सीन ये लगाई जाएगी, और इससे जो है इनकी जो जनसंख्या है जो स्प्रेड हो रही है डिजीज़, वो जो है वो बंद हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी और इस तरह का डेडली इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये जीनोटाइप्स 2 वायरस के लिए इफ़ेक्टेड है। ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन यानी कि जो ड्रग है जो इंजेक्ट किए जाएंगे पिग्स के अंदर, वो इस जो आपकी अफेक्ट करने वाले ASFV वायरस के जीनोटाइप्स 2 हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, भारत की एक बहुत बड़ी पहल है इस क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी इससे संबंधित है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस लीवर अटेंटेड वैक्सीन्स अगेंस्ट द अफ्रीकन स्वान फीवर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? आंसर इज ICAR और NIHSAD भोपाल के द्वारा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो है दीपका OCP साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से संबंधित न्यूज़ है। छोटी सी न्यूज़ है, बस ध्यान में रखेंगे। जो छत्तीसगढ़ का ये एरिया आता है, दीपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एरिया जो है, ये भारत के लिए आज के डेट में बहुत बड़ा एसेट बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर से जो कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। 1992 के आसपास में इस क्षेत्र में भारत में 1 मिलियन टन के आसपास कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन 2025-26 के टाइम पीरियड आते आते यहाँ पे 37.5 मिलियन टन, 39.43 मिलियन टन पर एनम जो है यहाँ पे कोल माइनिंग की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये जो है दीपका आपका कोलफील्ड एरिया है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वही कि दीपका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो है, एक्चुअली दीपका OCP दैट इज़ अ ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, तो ये जो है किस कोलफील्ड में आता है, किस क्षेत्र के कोलफील्ड में आता है? तो ये कोलफील्ड हमारा बटा हुआ है, एरिया जोनल वाइज एरिया बटा हुआ है। ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? बोला जा रहा है कि भारत के अंदर जो है वर्ल्ड की मतलब बहुत बड़ी अनाज को, ग्रेन को स्टोरेज करके रख सके, भंडारण कर सके, उसके लिए जो है भारत के अंदर बड़े बड़े गोडाउन बनाए जा रहे हैं। ये किस सेक्टर से संबंधित है? तो देखो ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर से संबंधित है। देखते हैं क्या है एक्चुअली में न्यूज़ इससे संबंधित। देखो
विश्व के अंदर लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है भारत के अंदर, जो 4 राज्य मेनली बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में ये बनाया जाएगा। इसके लिए फंडिंग जो है वो की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है AMI, दैट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्चुअली में ये एक सब्सिडीज़ रिलीज़ करने वाली स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस योजना के तहत सब्सिडीज देती है राज्य सरकार को, स्टेट को, और स्टेट अपने अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ये इंफ्रा जो होते हैं वो एग्रीकल्चर वाले होते हैं और अन्य वाले नहीं, मतलब ये सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। तो इसमें ये सारे राज्य जो हैं अपने अंदर ये बनाएंगे। कुछ थोड़ा डेटा देख लेते हैं। देखो आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसे तो बोला गया 117 जो है वो गोडाउन बनेंगे और लगभग वहाँ बन भी चुके हैं। उस तरह से बिहार में 36 पास हुए हैं पर 5 पे अभी कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 14 पास हुए हैं और एक बन के तैयार हो चुका और अन्य का स्टेटस अभी यहाँ पे बताया नहीं गया है। मध्य प्रदेश में एक ही पास हुआ था और एक बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से टोटल जो है 168 बनने की बात है, जिसमें से जो है 119 बन चुके हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चांदीपुर वायरस के बारे में। देखो अभी रिसेंटली चांदीपुर वायरस न्यूज़ में है बिकॉज ये सैंड फ्लाई से फैल रहा है। गुजरात का केस है, गुजरात में काफ़ी सारे इसके केसेस सामने आ रहे हैं, तो अब ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चांदीपुर वायरस जो है वो प्राइमरीली ट्रांसमिट किससे हो रहा है, सैंड फ्लाई से हो रहा है, ठीक है। और ये बच्चों में ज़्यादा पाया जा रहा है, बहुत बच्चे से प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात में लगभग 22 बच्चे की तो मौत हो चुकी है, 185 इसमें इस केस के सस्पेक्टेड पेशेंट है, ठीक है। और अभी तो मतलब आज 3-4 तारीख तक तो बहुत की जो टेस्टिंग की रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं है, तो इससे एग्जैक्टली क्लियर फिगर नहीं है, बट 184 केस हैं, 22 बच्चे की मौत हो चुकी है और अन्य जो है वो इससे प्रभावित है। एग्जैक्टली क्लियर नहीं है रिपोर्ट अभी, लेकिन ये वायरस काफ़ी फैल रहा है। तो देखो इम्पॉर्टेंट है, DY पाटिल जिनकी डेथ हो चुकी है, वो गवर्नर थे कौन से राज्य के, लास्टली तो बिहार के वो गवर्नर थे, लास्ट में बिहार के गवर्नर थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वही उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज था, ठीक है। तो बिहार राज्य के वहाँ पे गवर्नर थे, डेथ हो चुकी है। नाम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती है, बट पॉलिटिकल फिगर होते हैं, सिंगर होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शंस में आ सकते हैं। ग्रुप डी लेवल की जो भी परीक्षाएं होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन प्रायः बनते हैं, तो याद रखना है। बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम है SSC GD वगैरह उसमें क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम NICDP के तहत कितने औद्योगिक जो है वो आपके नोड स्वीकृत किए गए हैं, तो 20। तो पूरे 20 जो है बनने वाले हैं आपके राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत। ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके तहत एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाले हैं। अन्य राज्यों में 20 होंगे, सभी राज्यों को मिला करके। अब थोड़ी सी बात करते हैं भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड के बारे में। समिति लिमिटेड है ये, एक्चुअली में लिमिटेड है मतलब कंपनी है, तो प्राइवेट विंग्स है लग रही है ऐसी, लेकिन ये प्राइवेट विंग्स नहीं है, एग्जैक्टली में जानेंगे इसे। बट पहले सवाल समझते हैं, भारतीय बीज सहकारी समिति जो है भारत की बीज भंडारण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपेक्स बॉडी है, ठीक है। ये एकमात्र एपेक्स बॉडी है आज के टाइम पीरियड में। तो ये कितने फसलों को लॉन्च करने जा रही है अभी सेपरेटली, तो 18 नए फसल को ये लॉन्च करने जा रही है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। देखिए जो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है, ये आपकी इस्टेब्लिश्ड हुई थी किस चीज़ के लिए, तो वही इनका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो बॉडी है दैट इज़ अ BBSSL, इनका काम क्या है, इनका प्राइमरी काम यही है कि ये जो है प्रोडक्शन करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और बीजों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे भारत के अंदर करेंगे। ये बीज क्वालिटी वाले बीज होने चाहिए। तो थोड़ी सी अब जानते हैं इस बॉडी के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो समझिए कि ये जो बॉडी है इसकी स्थापना ही 25 जनवरी 2023 में हुई है और बिल पास करके पार्लियामेंट के अंदर हुई है। दैट इज़ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के अंदर ये बॉडी को इनरोल किया गया। तो कि इंपॉर्टेंट है, VVI, ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ना। दूसरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद रखिएगा, 2023 में ये बॉडी बनी है, दैट इज़ ए BBSL, ये 2023 में बनी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत बनी है और ये एपेक्स बॉडी है भारत के अंदर सारी तरह की जो बीज है उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इंडिजिनस बॉडी है। और ये जो है अभी रिसेंट में पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो रहा था, इसका डेटा हमारे जो होम मिनिस्टर उनके द्वारा रखा गया, बताया गया कि किस तरह से महाराष्ट्र में ये बॉडी जो है कार्य करी। महाराष्ट्र, दादर एंड नागर हवेली
वाला जो एरिया है, जिसका जो ये आपकी जो बॉडी है हमारी, दैट इज़ अ BSSL। तो ये BSSL जो बॉडी है, रीजनल लेवल पे भी इसके जो है अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल लेवल के हेडक्वार्टर्स। और क्योंकि ये सेंट्रली बॉडी है और ये सेंट्रली हर राज्य को कनेक्ट कर रही है, तो हर राज्य के अंदर उनका एक अपना अलग ऑफिस है, अलग उनका वहाँ पे कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र रीजन के अंदर जो है वो महाराष्ट्र प्लस दादर एंड नागर हवेली जो हमारी यूनियन टेरिटरीज, इसको मिला करके यहाँ पे एक जोनल ऑफिस बना हुआ है जो इस एरिया का मैनेजमेंट देखता है। महाराष्ट्र के अंदर जो फोडर सीड्स है, क्रॉप है, कॉटन है, सोरगम है, ग्राउंडनट्स है, उनके सप्लाईज़ को ये देखते हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से जो है मतलब इनको प्रोड्यूस किया जा सके, इनको बेचा जा सके, इसके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसमें NE आप देख सकते हैं यहाँ पे NEOOS, NFS, NM, ये सब स्कीम्स है। कपास क्रांति, देखो इतना बहुत डिटेल से नहीं जानना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो नॉलेज होनी, जैसे कपास क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नाम लेते ही दिमाग में आ जाएगी किस चीज़ के लिए और क्या बॉडी कौन सी काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, CDAC ने साइन किया है MOU किसके साथ मिल करके, और ये MOU जो है ये क्या कार्य करेगा। तो CDAC ने साइन किया है MOU भारत सरकार के जो आपकी GSI है, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके साथ मिल करके, प्लस जो MITI है, MITI यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्टली बोलते हैं MITI। तो MITI के द्वारा, ठीक है, तो MITI तो मेन बॉडी हो गई, तो MITI के द्वारा जो CDAC है प्लस जो हमारी GSI है, इनके अंदर एक MOU साइन हुआ है। ये MOU क्या करेगा, ये MOU जो है इस बात को इंश्योर करेगा कि जो हमारे देश के अंदर जो जियो साइंस है, जो माइनिंग है, जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें अच्छे से टेक्नोलॉजी जो है वो CDAC प्रोवाइड करेगा GSI को। ठीक है, चांदीपुर वायरस हमने डिस्कस किया अभी कि ये किससे फैलता है, तो सैंड फ्लाई से फैलता है, 2 बार डिस्कस कर लिए इसे। अंडर द नेशनल आयुष मिशन, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी existing आयुष dispensaries and सब हेल्थ सेंटर्स हैव बीन अपग्रेडेड एज अ आयुष आरोग्य मंदिर। तो आयुष आरोग्य मंदिर के तहत आयुष हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वो कितने अपग्रेड किए गए हैं, और ये अपग्रेडेशन कौन से मिशन के तहत चल रहा है, तो नेशनल आयुष मिशन। तो इसके अंदर 12,500 जो आयुष डिस्पेंसरीज हो गए या हेल्थ सेंटर्स हो गए, ठीक है, तो उनको जो है अच्छा बनाया गया है। आरोग्य मंदिर के तहत ये उस तरह के वर्क करेंगे। थोड़ी सी और बात करें, रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ रारी, है ना, तो थोड़ा सा लग रहा है साउंड कर रहा है कुछ गाने वाने टाइप्स से, है ना, रारी। तो रारी अंडर CCRAS इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन उत्तराखंड। तो ये तो क्लियर हो गया, ये उत्तराखंड में। ठीक है, CCRAS क्या है? CCRAS दैट इज़ अ सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बॉडी है, नाम याद रखना है। ऑटोनोमस बॉडी है, उत्तराखंड में है। इसके तहत जो है रारी यानी कि रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रानीखेत, तारीखेत में है। तो ये उत्तराखंड के रानीखेत के पर्टिकुलर इलाका, जो तारीखेत का इलाका है, वहाँ पे ये आपकी रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ व्हाट सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है, तो जो ये काउंसिल है उसके तहत ये रीजनल इंस्टीट्यूट है जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत के एरिया में है। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक MCQ भी याद रखिएगा। 10th आयुर्वेदा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट अंडर द थीम आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लांट। एक्चुअली मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, पार्लियामेंट में इससे संबंधित सवाल थे और उसके जवाब में इस ये जिक्र आया, तो इससे हमने डिस्कस कर लेना चाहिए। तो देखो 23 सितंबर 2025 को जो है 10वां आयुर्वेदा डे मनाया गया, यानी आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। एक्चुअली में यहाँ पे हम देखेंगे कि इसे मनाने वाली जो नोडल एजेंसी है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कहाँ पे है? गोवा में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। थोड़ी सी बात
उस टाइम के बैकग्राउंड की कर लेते हैं। उस टाइम पे जब इसे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसका थीम था आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लांट, और इसमें जो है वहाँ पे उस टाइम पे गोवा के जो गवर्नर थे उस टाइम पे पशुपति अशोक गजपति राजू, और जो वहाँ के सीएम हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, और अन्य जो मिनिस्टर थे जैसे आयुष मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो प्रताप राव यादव वो प्रेजेंट थे वहाँ पे। सिमिलरली जो श्रीपद यशो नाइक ऑनरेबल मिनिस्टर थे स्टेट के रिन्यूएबल एनर्जी के, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। इस तरह से जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पे नेशनल लेवल पे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है धन्वंतरी अवार्ड, वो वहाँ पे दिया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था आयुर्वेदा के द्वारा उस क्षेत्र में जितने भी अच्छे काम होते हैं। 150 देश ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके चलते हमने ये डिस्कस कर लिया, क्योंकि इससे एक सवाल पूछा गया था पार्लियामेंट के अंदर। होमवर्क क्वेश्चन जो आपको बताना है, क्वेश्चन है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल अभी हमने डिस्कस किया आपसे। इसका आंसर क्या है ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है, और कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर डिस्कशन ये भी आपको बताना है। चलिए, तो दिस इज़ द करंट अफेयर्स दैट वी हैड डिस्कस ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ MCQ एंड सम आर्टिकल्स। करना क्या है गाइज आपको, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।